गुड इवनिंग दोस्तों। सोनिया आईएएस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम करेंगे उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011। ठीक है, ये रहेगी यूपी पीसीएस आरओ और यूपी पुलिस एग्जाम के लिए। ठीक, तो आज हम स्टार्ट करते हैं इसको, है ना। एक ही वीडियो में हैंड राइटेड नोट्स हैं, शॉर्ट तरीके से लिखे गए हैं। आप इसको लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना दोस्तों, ताकि और भी इस तरह की वीडियो ला सकें। थोड़ा अच्छा लगता है भाई, थोड़ी मेहनत लगती है। पहले रीड करना पड़ता है, फिर उसको लिखना पड़ता है, ठीक, फिर पीडीएफ भी बनानी पड़ती है। तो इतना तो बनता है कि लाइक शेयर भी करते रहें दोस्तों। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं। तो स्टार्ट होते हैं भारत की जनगणना। ठीक है, पहले देखेंगे हम हिस्ट्री, जनगणना की हिस्ट्री को देखते हैं, फिर उसके बाद में उत्तर प्रदेश की जनगणना को स्टार्ट करेंगे, है ना। तो भारत की जनगणना 2011 के लिए 2024 ये सभी के लिए रहेगी। एसएससी, सीजीएल, यूपी पीसीएस, आरओ, यूपी पुलिस, ठीक है, एमटीएस, इनमें सभी में जनसंख्या से सवाल पूछे जाते हैं। तो सभी को ध्यान में रखते हुए इसको डिज़ाइन किया गया है और इसको शॉर्ट वे में लिखे हैं। ठीक, तो इसका परिचय देखते हैं संविधान की। ठीक है, संविधान में किस अनुसूची में इसका वर्ड मिलता है, तो 7वीं अनुसूची के तहत जनगणना। ठीक है, तो किस का विषय है, ये सब्जेक्ट किसी है, तो संघ सूची का विषय है। ठीक है, तो क्वेश्चन बने अगर जनगणना किस सूची में आता है, राज्य सूची में, संवर्ग सूची में या संघ सूची में, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, संघ सूची में आता है जनगणना का। ठीक है, और अनुसूची कौन सी होती है, 7वीं अनुसूची के अंतर्गत संघ सूची का विषय होता है। ठीक, इसमें जैसे जनगणना अधिनियम 1948 के तहत की जाती है। ठीक है, जो जनगणना है, जो जनगणना किस अधिनियम के अंतर्गत की जाती है, तो 1948 के तहत जनगणना की जाती है। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन गया कि अब देखो डेटा तो सभी पूछते रहते हैं, बार बार पूछते हैं, लेकिन अगर मान लो कि अधिनियम पूछ रहा तो आप कहाँ से बताएंगे। तो ये यहाँ पे कोड किया गया कि जनगणना अधिनियम 1948 के तहत क्या किया जाता है, जनगणना की जाती है। ठीक है, इस विधेयक ना, जो ये विधेयक था उसमें तत्कालिक केंद्रीय गृह मंत्री, ठीक है, ने इसको कहाँ, सरदार जो कौन थे, सरदार पटेल जी थे उस समय, और ने किसमें, जो संविधान सभा थी उसमें प्रस्तुत किया था। ठीक है, तो जनगणना अधिनियम 1948 किसने संविधान सभा में प्रस्तुत किया था, तो वो कौन थे, गृह मंत्री थे उस समय के, केंद्रीय गृह मंत्री जो सरदार पटेल जी थे, उन्होंने संसद में प्रस्तुत किया था। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे हो जाएगा। जैसे जनगणना का इतिहास देखते हैं, जनगणना का इतिहास क्या कहता है। सबसे पहले उल्लेख क्या मिलता है, वैदिक काल ऋग्वेद में सबसे पहले जनगणना का उल्लेख मिलता है, लेकिन किंतु यह क्या था, अप्रत्यक्ष रूप से मिलता है, मतलब कि प्रत्यक्ष रूप से नहीं मिला था, अप्रत्यक्ष रूप से मिला था कि किसी एक जैसे कोई भी जैसे सिक्का वगैरह मिलते हैं या कुछ लिखा हुआ मिलता है, तो इस तरह से मिला हुआ था। प्रत्यक्ष तौर पर हम नहीं कह सकते कि ऋग्वेद में था, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से देखा गया था, सांकेतिक रूप में ये पाया जाता है ना। प्रत्यक्ष रूप से सबसे पहले देखा गया था तो मौर्य काल में। ठीक है, कौटिल्य जी ने लिखा था पुस्तक, जो ग्रंथ है उसमें अपना जनगणना का प्रत्यक्ष स्रोत मिलते हैं। ठीक है, तो यहाँ से एक क्वेश्चन बन जाता है कि जनगणना की जो सबसे पहले प्राचीन में मिलता है तो किस ऋग्वेद में मिलता है। ठीक है, किस कौन से वेद में मिलता है, ऋग्वेद में मिलता है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से मिलता है। प्रत्यक्ष रूप से कहाँ से मिला था, मौर्य काल से, है ना। कौटिल्य जी ने लिखे थे, जो कौटिल्य जी के जो पुस्तक ग्रंथ है ना, उसमें उल्लेखित किया था इसका, जनगणना का। ठीक है, फिर आता है दूसरा, नेक्स्ट है जैसे मध्यकाल। मध्यकाल की बात करें, मध्यकाल में सर्वप्रथम अकबर के समय में जनगणना के अप्रत्यक्ष उल्लेख मिलते हैं। जैसे ऋग्वेद में भी अप्रत्यक्ष उल्लेख मिले थे, उसी प्रकार से आपके जो मध्यकाल भारत था, मध्यकाल के समय में जो सर्वप्रथम अकबर के समय में जनगणना के अप्रत्यक्ष उल्लेख भी मिलते हैं। तो ये क्वेश्चन यहाँ से तैयार हो जाता है कि मध्यकाल में किस शासक के अप्रत्यक्ष रूप से क्या मिला था, जनगणना के साक्ष्य मिले थे, तो वो था अकबर। ठीक है, फिर उससे आगे चलते हैं, उससे आगे का टाइम आता है, फिर आता है 1872 का टाइम, है ना। इस समय कौन था, गवर्नर लॉर्ड मेयो था। ठीक है, और इसने 1872 में जनगणना कराई थी। लॉर्ड मेयो ने 1872 में स्टार्ट हो गई थी, लेकिन जब 1881 आई थी उसने रिपन ने कराया था, और ये इसमें दशकीय जनगणना शुरू हुई थी कहाँ से, आपकी 1881 से। तो एक क्वेश्चन ये बन गया, देखो 1872 से स्टार्ट हो जाती है, लेकिन जब दशकीय वृद्धि जनगणना पूछे, 10 है ना, 10वीं वार्षिक जो पूछता है ना जनगणना, तो वो कैसे कब से स्टार्ट होती है, 1881 से। तो दो क्वेश्चन है, 1872 से स्टार्ट, 1881 में रिपेन ने कराई थी, दशकीय जनगणना शुरू हो गई थी यहीं से। ठीक, फिर देखते हैं, नेक्स्ट देखते हैं कि राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 आई थी, है ना। यहाँ से क्वेश्चन पूछा गया था अभी रिसेंटली, यूपीपीसीएस में पूछा था शायद, आई थिंक यहाँ तक। तो इसका जो उद्देश्य आया था, तो 2 बच्चे प्रति जोड़ा तक लाने का लक्ष्य इसका रखा था। ठीक है, और दूसरा जो लक्ष्य था वो 2045 तक रखा था। ठीक है, इसका जो लक्ष्य रखा था 2045 तक कितने बच्चे करने थे, 2 बच्चे, एक जोड़े के लिए 2 बच्चे, हम 2 हमारे 2 का जो नारा था वो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2002 के थ्रू दिया गया था। ठीक है, तो ये वाला डेटा आपको याद रखना है कि जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 आई थी उसमें कितना लक्ष्य रखा था। ठीक है, तो 2045 का लक्ष्य रखा हुआ था, कितने, 2 बच्चे प्रति जोड़ा के हिसाब से। ठीक है, इसके जो अन्य लक्ष्य देखें तो जैसे शिशु मृत्यु दर 1000 जन्म पर कितने थे, 30 से नीचे लाना था। ठीक है, जैसे शिशु मृत्यु दर थी 1000 से ऊपर चली थी, तो उसको कितने से लाना था, 30 से नीचे लाना था। वहीं दूसरा जो था मातृ मृत्यु दर, है ना,
वहीं मातृ मृत्यु दर को 1 लाख जीवित जन्म पर कितने 100 से नीचे जो महिलाएं की मृत्यु हो रही थी, जो माताओं की मृत्यु हो रही थी, उसको 100 से नीचे लाना था। ठीक है, फिर आता है आपका कार्यशील जनसंख्या। देखें, अगर भारत में कार्यशील जनसंख्या देखें तो 15 से 64 वर्ष की आयु को कार्यशील जनसंख्या कहते हैं। ठीक है, तो ये आ गया आपका आंसर। एक क्वेश्चन ये हो गया, कार्यशील जनसंख्या 15 से 64। ठीक है, मातृ मृत्यु दर को कितने लाने का लक्ष्य था, तो 100 से नीचे लाने का लक्ष्य था। शिशु मृत्यु दर को लाने का लक्ष्य था तो 30 से नीचे लाने का। ठीक है, और जो हमारे का जो नारा दिया गया था उसको सच करने में 2045 तक रखा हुआ था। ठीक, फिर देखते हैं नेक्स्ट, जनसंख्या वृद्धि के विभिन्न चरण भी देखे गए। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछ लेता है, जो जनसंख्या वृद्धि के जो चरण थे, विभिन्न प्रकार के चरण, जैसे पहला था 1981 में। ठीक है, 1921 की बात करें तो पहला चरण देखा जाए, जैसे जन्म दर थी और जो मृत्यु दर थी, ठीक है, कैसी थी, उच्च रही थी, तो यहाँ जनसंख्या स्थिर बनी रहती है। ठीक है, फिर 1921 के बाद देखें तो जन्म दर कैसी हो गई, उच्च मतलब बढ़ गई थी, और मृत्यु दर कैसी हो गई थी, कम हो गई। तो यहाँ पे क्या होगा, तो जनसंख्या में वृद्धि हो जाएगी, क्योंकि जन्म ही जन्म हो रहा है, मृत्यु कम हो रही है, तो जनसंख्या में वृद्धि देखने को मिलती है। फिर आता है आपका 1971 का समय। 1971 से देखें तो इसमें जन्म दर तो कम हो गई थी, लेकिन मृत्यु दर है ना, और मृत्यु दर भी कम हो गई। तो क्या हो गया, तब यहाँ जनसंख्या विस्फोट। ठीक है, तो जहाँ पे क्या होना था, जनसंख्या विस्फोट देखा। फिर आपका ये आता है इस दर की और बढ़ रहे हैं। ठीक है, जन्म दर अभी जो चौथा है ना, चौथे नंबर पे आता है कि जन्म दर और मृत्यु दर दोनों क्या हो रही हैं, कम हो रही हैं। ठीक है, यहाँ पे बढ़ रही है। ठीक है, यहाँ से सॉरी, ये वाला जो कोर्स है ना, ये वाला इसको कम करके बढ़ना लिखना है। ठीक है, बढ़ रही थी, है ना, बढ़ रही थी, और जो मृत्यु दर है वो कम हो गई, तो कैसे क्या हो जाएगा, जनसंख्या विस्फोट हो जाएगा। वहीं देखें तो जैसे ही जन्म दर और मृत्यु दर दोनों कम हो रही हैं, तो क्या हो जाएगा, जनसंख्या स्थिर बनी रहेगी। जो भारत अभी इस तरह बढ़ रहा है, किसकी तरफ, जनसंख्या दर और मृत्यु दर को दोनों को कम होना, तो जनसंख्या स्थिर दर की ओर भारत अग्रसर है। प्रमुख तथ्य देखें, प्रमुख तथ्य क्या है इसके, जैसे सर्वोच्च वृद्धि दर है ना, कब देखी गई थी, 1981 में सर्वोच्च वृद्धि दर देखी गई थी। अब 1911 से 1921 का जो दशक था ना, दशक था, वो एकमात्र दशक है जहाँ पर फ्लू महामारी हो गई थी। जैसे अभी 2020 में कोरोना चला था, ऐसे उस समय फ्लू महामारी थी। उसके कारण क्या हुआ, जो जनसंख्या थी ना, उसमें 0.31% की दशकीय गिरावट देखी थी। तो एकमात्र दशक है जिसमें इतनी गिरावट देखी गई थी। ठीक है, कौन सा दशक है वो, 1911 से 1921 का टाइम पीरियड। फिर देखते हैं वर्ष 1921 में जनगणना को महान विभाजक वर्ष के रूप में भी जाना जाता है। ठीक है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि महान विभाजक वर्ष के रूप में किस सन को माना जाता है, तो 1921 की जनगणना को महान विभाजक वर्ष के रूप में जाना जाता है। फिर देखते हैं नेक्स्ट में, देखते हैं कि स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना, ठीक है, कब हुई थी, 1991 में की गई थी। एक क्वेश्चन यहाँ बन जाता है कि स्वतंत्र भारत की जो पहली जनगणना की गई थी वो कब की गई थी, 1951 में की गई थी। ठीक है, तो ये आपका हिस्ट्री जो चल रही है ना, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं, आपके प्रॉपर क्वेश्चन बनते हैं, तो आपको इसको स्किप करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्किप करेंगे तो हो सकता है एक या दो क्वेश्चन आपके छूट जाए। ठीक है, तो यहाँ पे इसको स्किप करने मत करना, आप इसको पूरा कंप्लीट देखना, जनगणना आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगी। और जो आप इसके जो नोट्स हैं, जो इसकी PDF है, वो अगर लेना चाह रहे हैं तो मैं आपको जो आपकी कमेंट है, आप उसमें आप मुझे लिख दें PDF, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा ग्रुप का, और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो स्टार्ट करते हैं। जैसे स्वतंत्रता के बाद जो पहली जनगणना की गई थी वो कब गई थी, 1951 में करी थी। ठीक है, जबकि 1962 में क्या होता है, भारत और चीन का युद्ध हो गया था। कब, 1962 में भारत चीन का युद्ध हुआ, और युद्ध के कारण इसमें क्या कर दिया, स्थगित कर दी थी, जो 1962 में होनी थी। फिर नोट देखें, 2001 की जनगणना है ना, 14वें नंबर की जनगणना थी। यहाँ से भी वो क्वेश्चन पूछा गया, जैसे कि अभी जो 2011 की थी वो कौन से नंबर की थी, तो 15 नंबर की थी। अभी अब क्वेश्चन पूछ ले कि जो अभी 2021 में जो जनगणना होगी वो कौन से नंबर की होगी। ठीक है, तो कौन सी होगी, 16वें नंबर की होगी। ठीक है, और तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि ये अभी नेक्स्ट होने वाली थी लेकिन हो नहीं पाई। फिर देखते हैं भारत की 15वीं जनगणना कौन सी थी, 2011, और जो अब अगली वाली होगी वो कौन सी होगी, 16 नंबर की होगी, है ना। इसके जो आंकड़े हैं, भारत का जो क्षेत्रफल दुनिया के क्षेत्रफल का कितना % है, 2.4% है। ठीक है, और दुनिया की कुल आबादी में भारत का स्थान कौन सा है, 17.5% लोग पहली जनगणना में 16.8 थे। मतलब कि जो 2001 की जो जनगणना थी उसमें 16.8% भारतीय थे, जबकि 2011 की में 17.5% लोग भारतीय हैं। ठीक है, फिर देखते हैं आगे, वैश्विक जनसंख्या रिपोर्ट 2023 क्या कहती है। इसमें जनसंख्या दिखाई गई तो भारत की सर्वाधिक जनसंख्या, चीन दूसरे नंबर पर आता है, USA तीसरा, इंडोनेशिया चौथा और पाकिस्तान 5वें नंबर पर आता है। जबकि दुनिया की आबादी 8 अरब से अधिक हो गई है। वर्ष 2023 में वैश्विक जनसंख्या में लगभग 7.5% की वृद्धि देखी गई है। ठीक है, यहाँ से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो ये वाली रिपोर्ट किसने दी, वैश्विक जनसंख्या रिपोर्ट 2023 है, और इसमें क्या बताया है कि जो वैश्विक जनसंख्या में जो लगभग है कम से कम 7.5% की वृद्धि देखी जाएगी। ठीक,
फिर देखते हैं, अब देखो अब स्टार्ट करते हैं यूपी की जनगणना। ठीक है, यूपी की जनगणना 2011 है ना, किसके लिए? यूपी PCS ROR और यूपी पुलिस के लिए। ठीक है, अब इसका परिचय देखते हैं। वो तो आगा आपका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड हो गया, जनसंख्या। ठीक, अब आता है परिचय। भारत में पहली जनगणना हुई थी 1872 में, जो लॉर्ड मेयो के बारे में बताई थी ना, जबकि जनगणना 1881 में रिपन द्वारा होती है, जो 10 के तौर पर स्टार्ट हुई थी। वहीं अगर देखें 2011 की जनगणना को, तो स्वतंत्र भारत की 7वीं, जबकि 1872 से 15वीं। ठीक है, जैसे अगर 2011 की जो स्वतंत्रता से देखें तो 7वें नंबर की आती है, जबकि 1872 से देखें तो 15वें नंबर की हो जाती है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या सर्वाधिक है ना, उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है ना सर्वाधिक है। 2011 जनगणना से कितनी थी? 19,98,12,341। ठीक है, ये यूपी की जनगणना है। भारत की जनसंख्या का कितने प्रतिशत है? 16.51% भारत की जनसंख्या का उत्तर प्रदेश की जनसंख्या है। ठीक है, तो ये वाला डेटा आपको याद रखना है। इसको ये याद ना रहे तो कोई चलेगा, लेकिन ये वाला आपको याद रखना है। ठीक है, फिर जैसे उत्तर प्रदेश में कितनी जनसंख्या है आपकी? 19,98,12,341 इतनी जनसंख्या। इसको पुरुष और महिलाओं में डिवाइड करेंगे तो पुलिस का जो भार है वो कितना है? 10,44,08,510, जबकि महिलाएं 9,53,31,831 महिलाएं। उत्तर प्रदेश में पुरुषों की संख्या प्रतिशत कितना है? तो 52.29%, 52.29% क्या है? पुरुष। तो ये वाला डेटा आपको याद रखना है कि जो उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है उसमें पुरुषों का कितना प्रतिशत है? तो 52.29% है। जबकि महिलाओं को देखें तो उत्तर प्रदेश में महिलाओं की जो संख्या है वो 47.7% है। ठीक है, 71% है। अगर यूपी की जनगणना में महिलाओं की जो को भागीदारी देखें तो कितने परसेंट है? 47, मतलब 47.71% है, जबकि पुरुष की कितनी है? 52.29%। ठीक, फिर नेक्स्ट देखते हैं सबसे अधिक जनसंख्या वाले ज़िले देखें। सबसे अधिक जनसंख्या वाले ज़िले उत्तर प्रदेश में। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा जनसंख्या कौन से ज़िलों में पाई जाती है? एक आता है आपका प्रयागराज, पहले स्थान पर आता है। दूसरे नंबर पर मुरादाबाद आता है। तीसरा गाजियाबाद आता है। चौथा आपका आता है आजमगढ़ और पाँचवा आता है लखनऊ। तो सबसे अधिक जनसंख्या वाला जिले कौन से हैं? प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद। ठीक है, और आजमगढ़, लखनऊ। तो कैसे याद रखना है? PM, ठीक है, प्रया, मुरा, गाज, आज, लख। ठीक है, तो ऐसे करके याद रख लो, कुछ भी ट्रिक बना लेना इसकी। फिर आता है आपका न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले कौन से देखें। सर्वाधिक तो देख लिया हमने, कौन सा? प्रयागराज, मुरादाबाद, गाजियाबाद, आजमगढ़ और लखनऊ। अगर न्यूनतम जनसंख्या वाले की बात करें तो कौन सी आती है? महोबा में सबसे कम जनसंख्या देखने को मिलती है। फिर वहीं चित्रकूट दूसरे नंबर पर आ जाता है जनसंख्या कम के मामले में, और तीसरा हमीरपुर, और चौथा है आपका श्रावस्ती। तो न्यूनतम जनसंख्या वाला, सर्वाधिक न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन सा हो जाएगा आपका? महोबा। और उसके नीचे आता था जस्ट चित्रकूट, और चित्रकूट के बाद में हमीरपुर के बाद में श्रावस्ती। तो ये कैसे हैं? न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले हैं। जबकि अधिकतम जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं? प्रयागराज है, आपका मुरादाबाद है, गाजियाबाद है, आजमगढ़ है और लखनऊ है। ठीक है, सर्वाधिक जनसंख्या, न्यूनतम जनसंख्या महोबा, चित्रकूट, हमीरपुर और आपका श्रावस्ती, ये न्यूनतम जनसंख्या वाले जिले हो गए। वहीं सबसे ज़्यादा पुरुष आबादी किस जिले में मिलती है? तो प्रयागराज में सर्वाधिक पुरुष आबादी मिलती है, जबकि महिलाओं की आबादी कानपुर नगर में सर्वाधिक है ना। तो यहाँ से अगर क्वेश्चन बनता है कि सबसे अधिक पुरुष आबादी किस जिले में पाई जाती है, तो वो मिलती है तो प्रयागराज में है। ठीक है, और जबकि अगर सर्वाधिक महिलाओं की जो संख्या है वो अगर देखें तो किस जिले में पड़ती है? तो कानपुर नगर में। ठीक है, फिर आता है उत्तर प्रदेश की 10वीं वृद्धि दर। ठीक है, 2001 से 2011 तक कितनी रही थी? 20.23%, मतलब 20.23% सभी राज्यों में। ठीक है, सभी राज्यों में 14वें स्थान पर रहा है कौन? 10वीं वृद्धि दर, है ना। तो उत्तर प्रदेश की जो 10वीं वृद्धि दर कितनी है? 20.23% रही है, जबकि और इसकी जो रैंक रही है वो 14वें नंबर पर आता है। ठीक है, फिर आता है उत्तर प्रदेश की वार्षिक वृद्धि दर। देखें, उत्तर प्रदेश की वार्षिक वृद्धि दर में 1.85% रही। ठीक है, तो पहले वो आती थी 10 की वृद्धि दर, अगर, और ये है आपकी वार्षिक वृद्धि दर। पहले पूछता था 10 की वृद्धि दर। 10 की वृद्धि दर कितनी है? 20.23% है। जबकि अगर वार्षिक पूछे, साल दर साल पूछे, तो कितनी हो जाएगी? 1.85% साल दर साल इसकी वृद्धि दर है जनसंख्या की। फिर वहीं नेक्स्ट देखते हैं सबसे अधिक दशकीय वृद्धि रही कहाँ पे? गौतम बुद्ध नगर में सर्वाधिक दशकीय वृद्धि देखी गई, और दूसरे नंबर पर आ जाता है आपका गाजियाबाद। ठीक है, सबसे कम दशकीय वृद्धि दर कौन सी देखी, कहाँ पर देखी गई है? कानपुर में, और दूसरा आता है हमीरपुर में। तो सबसे अधिक दशकीय वृद्धि दर कहाँ है? गौतम बुद्ध नगर का, और दूसरा आपका गाजियाबाद आता है। और जबकि सबसे कम दशकीय वृद्धि दर कहाँ है? कानपुर और हमीरपुर में देखने को मिलती है। ठीक है, फिर आता है उत्तर प्रदेश जनसंख्या का घनत्व की बात करें तो उत्तर प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कितना है? 829 किलोमीटर पर स्क्वायर है। देश का कितना है? 382 किलोमीटर, है ना, वर्ग किलोमीटर है। जबकि यूपी का स्थान कौन सा आता है? 4th नंबर का आता है जनसंख्या घनत्व में। अगर रैंक की बात करें राज्यों के अनुसार तो 4th नंबर की रैंक है।
अब यहाँ देखें 2011 से 2001 से 2011 तक वृद्धि दर जनसंख्या घनत्व कितना बढ़ा था, 139, इसका बढ़ गया है। ठीक है, अगर सर्वाधिक जनसंख्या देखें, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले, सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले और न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले। ठीक है, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है, गाजियाबाद है, दूसरा आता है वाराणसी, तीसरे नंबर पर लखनऊ और चौथे पर रविदास नगर और पाँचवें पर आता है कानपुर। तो सबसे ज़्यादा कौन सा, गाजियाबाद, दूसरा वाराणसी, तीसरा लखनऊ और चौथा रविदास और पाँचवा आता है कानपुर सिटी। वहीं न्यूनतम की बात करें तो पहले नंबर पर आता है सर्वाधिक न्यूनतम, सबसे कम न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला कौन सा है, ललितपुर पड़ता है, फिर आता है आपका सोनभद्र, फिर उसके बाद में आता है हमीरपुर और महोबा और उसके बाद 5वें नंबर पर आता है चित्रकूट। तो कौन सा है, सीक्वेंस देखते हैं, ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर और महोबा, चित्रकूट, ललितपुर, सोनभद्र, हमीरपुर, महोबा, चित्रकूट। ठीक है, तो ये हुए न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाले जिले। फिर देखते हैं उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात। उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात देखें तो देश का कितना है, 943% है, जबकि यूपी का 943 है और यूपी का कितना है, 912 है और रैंक कितनी है, 26वीं रैंक है। ठीक है, और केरल सर्वाधिक आपका लिंगानुपात वाला जिला है। यहाँ पे मैं अभी नोट कर दूंगा, तो PDF आपको शेयर करूँगा, तो यहाँ मैं आपको अपडेट करके दे दूँगा। ठीक है, फिर है आपका जैसे सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं और न्यूनतम लिंगानुपात वाले जिले कौन से हैं। तो सर्वाधिक लिंगानुपात मिलता है जौनपुर में, कितनी है, 1000 महिलाओं पर 1000 पुरुषों पर 1024 महिलाएं। वहीं दूसरे नंबर पर आपका आता है आजमगढ़, 1000 पुरुषों पर 1019 महिलाएं। वहीं न्यूनतम बुद्धनगर देखें, जो गौतम बुद्ध नगर है उसमें 851 है, सबसे कम आपका लिंगानुपात देखने को मिलता है गौतम बुद्ध नगर में, और दूसरा आता है आपका बागपुर और हमीरपुर, दोनों में 861 ठीक है लिंगानुपात है। वहीं नेक्स्ट देखते हैं उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर के बारे में देखते हैं। उत्तर प्रदेश की साक्षरता दर कितनी रही, देश की बात करें तो 74.05% कितनी रही आपकी देश की रही। यूपी की देखें तो 67.72% किसकी रही है, यूपी की आपकी साक्षरता दर कितनी है, 67.72% यूपी की साक्षरता दर है। ठीक है, रैंक कितनी आती है इसकी, 29 आती है किसमें, साक्षरता दर में, ओवरऑल राज्यों में, है ना। ग्रामीण जनसंख्या की बात करें तो 65.7% ग्रामीण जनसंख्या, वहीं शहरी जनसंख्या देखें तो 75.1% शहरी जनसंख्या। पुरुष साक्षरता देखें तो अधिक किस में पड़ती है आपकी, गौतम बुद्ध नगर में, और सबसे कम न्यूनतम है आपकी श्रावस्ती में। तो पुरुष साक्षरता सर्वाधिक किसमें, बौद्धिक नगर में, गौतम बुद्ध नगर में, जहीं पर कम है कहाँ, श्रावस्ती में। फिर आता है महिला साक्षरता दर। महिला साक्षरता दर अधिकतम कहाँ पड़ती है आपकी, कानपुर में, दूसरा आपका लखनऊ, तीसरा कम, अगर न्यूनतम देखें तो श्रावस्ती, और दूसरा आता है आपका बलरामपुर। ठीक है, यहाँ पे क्या पुरुष साक्षरता अधिक देखी गई है। वीडियो को 2-4 बार देख लेंगे ना, या 1 या 2 बार देख लें या 3 बार देख लें तो आपको कंटेस्ट हो जाएगा, फिर आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर देखते हैं सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले और न्यूनतम साक्षरता वाले जिले। सर्वाधिक साक्षरता कहाँ मिलती है, गौतम नगर में, फिर दूसरा कानपुर में, फिर औरैया, आपका इटावा और गाजियाबाद। ठीक है, गाजियाबाद आपका होता है 5वें नंबर पर। तो यहाँ ट्रैप फैला सकता है कि गाजियाबाद में, जैसे देखते हैं कि गाजियाबाद एक अच्छी सिटी सी लगती है ना, तो ये किस नंबर पर आ जाती है साक्षरता दर में, तो 5वें नंबर पर आ जाता है गाजियाबाद जिला किसमें, सर्वाधिक साक्षरता वाले जिलों में। तो पहला गौतम बुद्ध नगर, कानपुर, औरैया, इटावा और गाजियाबाद। 5 आता है। न्यूनतम देखें तो श्रावस्ती में सबसे कम साक्षरता दर है, वहीं दूसरे नंबर बहराइच आता है और तीसरे पर बलरामपुर और बंदायूं। ठीक है, तो न्यूनतम श्रावस्ती, बहराइच, बलरामपुर और बंडारू। ठीक है, तो ये क्या हो गए आपके न्यूनतम साक्षरता वाले जिले। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या, उत्तर प्रदेश में जनसंख्या देखते हैं, जैसे ग्रामीण जनसंख्या और शहरी जनसंख्या। ग्रामीण जनसंख्या कितनी है, 15,53,17,278 है ना, और इसका परसेंट कितना है, 77.73% कितनी है जो है उत्तर प्रदेश ग्रामीण जनसंख्या है। जबकि शहरी जनसंख्या की बात करें तो 22.27% शहरी जनसंख्या देखने को मिलती है ना। वहीं ग्रामीण जनसंख्या की जिले में है ना, तो जिले में तो सर्वाधिक जो जिला है वो, सर्वाधिक गांवों का जो जिला है वो प्रयागराज, दूसरा आजमगढ़ आता है, तीसरा जौनपुर और सीतापुर आता है। ठीक है, न्यूनतम गौतम बुद्ध नगर, महोबा, हमीरपुर और चित्रकूट। ठीक है, ये हैं आपके ग्रामीण जनसंख्या वाले जिले। सर्वाधिक ग्रामीण जनसंख्या मिलती है प्रयागराज, आजमगढ़, जौनपुर, हमीरपुर में, और सबसे कम मिलती है आपकी गौतम बुद्ध नगर, महोबा, हमीरपुर और चित्रकूट में। फिर देखते हैं शहरी जनसंख्या देखें हैं तो सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं आपके, गाजियाबाद में सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या रहती है। वहीं दूसरे नंबर पर आता है गाजियाबाद से लखनऊ, और लखनऊ के बाद में आता है कानपुर से नगर, और कानपुर नगर से आपका आगरा। तो सर्वाधिक सबसे अधिक नगरीय जनसंख्या वाले जिले कौन से हैं, आगरा जिला है, सर्वाधिक है गाजियाबाद, दूसरा आता है लखनऊ, तीसरा कानपुर और चौथा आपका आगरा। ठीक, फिर आपका न्यूनतम, अगर सर्वाधिक देख लिया तो न्यूनतम भी देखें तो श्रावस्ती, पहला आता है चित्रकूट, कौशाम्बी और संत कबीर। ठीक है, संत कबीर नगर, ये किसमें है, शहरी जनसंख्या में। ठीक है, न्यूनतम कितनी में किसमें है, श्रावस्ती, चित्रकूट, कौशाम्बी और संत कबीर है। जबकि अधिकतम जो नगरीय है अधिक गाजियाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर और आगरा, ये आपकी
फिर आता है उत्तर प्रदेश में एस सी की जातियाँ कितनी हैं, तो 4,13,57,408 है ना। एस सी जनसंख्या है जब 2011 के अनुसार। यूपी की कुल जनसंख्या की का कितना है, 20.69% यूपी की कुल जनसंख्या का प्रतिशत है एस सी जनजातियों का। सबसे अधिक एस सी जो आबादी पाई जाती है वो भारत में है, ठीक है। भारत में उत्तर प्रदेश में जनसंख्या के अनुसार भी इसको निर्धारित किया जाता है। जबकि इस प्रतिशतता देखें तो प्रतिशतता के अनुसार देखें तो पंजाब है, और जनसंख्या के आधार पर देखें तो आपका कौन हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में जनसंख्या सर्वाधिक जनसंख्या एससी कैटेगरी की पाई जाती है। जबकि परसेंटेज की बात करें तो कहाँ चले जाएंगे, आपका पंजाब में, ठीक है। पंजाब पहले स्थान पर आ जाता है। वहीं नेक्स्ट देखते हैं एससी, है ना। एससी जिले में जो एससी संख्या जिले में कितने, सबसे ज़्यादा और सबसे कम। सबसे ज़्यादा आपका सीतापुर, प्रयागराज, हरदोई और आजमगढ़। और सबसे न्यूनतम देखें तो कहाँ पर थी, बागपत है, श्रावस्ती और गौतम बुद्ध नगर आता है, ठीक है। फिर आता है आपका उत्तर प्रदेश में एसटी की जनसंख्या कितनी है। अगर उत्तर प्रदेश में एसटी जो जनजातीय जातियाँ हैं उनकी जो आबादी है वो कितनी है 2011 के अनुसार, तो यहाँ देखेंगे 11,34,273,273 क्या है एसटी जनजाति हैं उत्तर प्रदेश में 2011 के अनुसार में। यूपी की जनसंख्या कितनी है, 0.7%। यूपी की जनसंख्या का कितना है, 0.7% क्या है, ठीक है। वहीं एसटी जाति वाले मिले, ठीक है, कहाँ मिले, यूपी, ठीक है। सर्वाधिक कहाँ पे आता है, सोनभद्र में और बलिया में, ठीक है, सर्वाधिक एसटी जनजाति। और न्यूनतम देखें तो बागपत में और कन्नौज में। एसटी जनजातियों में लिंगानुपात कितना है, 951, ठीक है। एसटी जनसंख्या में अगर अपन उनका लिंगानुपात देखें तो 951 है, जो भारत से भी जो उत्तर प्रदेश की जो लिंगानुपात है उससे अधिक दिखा रहा है, ठीक है। तो एससी जाति वाले जो ज़िले हैं वो कौन से हैं, सर्वाधिक पाता है आपका सोनभद्र में, दूसरे नंबर पर आता है बलिया। वहीं न्यूनतम की बात करें तो पहले नंबर पर बागपत और दूसरे पर आता है कन्नौज। अब देखें शिशु लिंगानुपात 0 से 6 आयु वर्ग कितनी हो जाएगी इसकी, 902, है ना। तो शिशु लिंगानुपात 0 से 6 आयु वर्ग में 902 आपकी हैं। और 2011 के दौरान 14 की कमी देखी गई है, ठीक है। 14 पॉइंट की कमी देखी गई है, मतलब 2001 और 2011 के बीच में 14 पॉइंट की कमी देखी गई है। किसमें, 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में। कितना है उनका स्कोर, 202, सर्वाधिक, है ना। सर्वाधिक मिलता है आपका बलरामपुर में और न्यूनतम आपका बागपत में, ठीक है। तो ये हो गए आपका। फिर आते हैं धार्मिक जनगणना के बारे में भी देख लेते हैं, क्योंकि अभी बिहार में धार्मिक जनगणना हुई है तो हो सकता है कि उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन इसमें बना दे। यूपी की कुल जनसंख्या का में अल्पसंख्यक कितने हैं 2011 के अनुसार, तो 20.30% क्या हैं आपके जनसंख्या अल्पसंख्यक हैं। वहीं 2011 की जनगणना अनुसार 2000 की जनगणना के अनुसार देखें तो मुस्लिम 8.5% और सिख 8.32%, ईसाई 0.18%, जबकि जैन 0.1%, ठीक है। तो 2011 की जनगणना अनुसार देखें तो जो मुस्लिम की आबादी है 18.5% है, सिख उनसे कम पड़ते हैं तो 0.32%। उसके बाद में सिखों के बाद ईसाई की जनसंख्या आती है 0.18%, और ईसाई के बाद जैन आते हैं 0.11%, और बौद्ध है 0.10%, ठीक है। जबकि हिंदू कितने हैं 79.73%। तो इसका क्रम भी पूछ लेता है कि जैसे कि आपके अल्पसंख्यक क्या है, अल्पसंख्यकों का क्रम लगाइए, ठीक है। मैगे से सस्ता या बड़े से छोटे का तो आप लगाओगे, वैसे इसका भी लगाना पड़ता है स्टेट का। जैसे 2011 की जनगणना के अनुसार देखें तो मुस्लिम, ठीक है, मुस्लिम 18.5% और सिक्किम 0.23%। वहीं ईसाई को देखें 0.18%, जैन आपका 0.11% और बौद्ध आपका 0.10%, ठीक है। और जबकि अगर हिंदी की बात करें, ठीक है, हिंदू की बात करें तो 79.7% आपके हिंदू हैं। फिर आता है कार्य सहभागिता दर। कार्य सहभागिता दर 2011 के अनुसार देखें तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या, है ना, कार्य सहभागिता दर 2011 अनुसार उत्तर प्रदेश की, ठीक है। तो कार्य जो संख्या है उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में कार्यशील जनसंख्या कितनी है आपकी, ये, ठीक है, कितनी है कार्यशील जनसंख्या 32.9%। ये उत्तर प्रदेश का है ना कि देश का, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या है उसमें कार्यशील जनसंख्या कितनी है, तो 32.9% आपकी कार्यशील जनसंख्या है। वहीं देखें जबकि कृषक आबादी 29% है, और इस जनसंख्या में कृषक श्रमिक हैं कितने, 30.3%। वहीं अभी यहाँ देखें कार्यशील आबादी से में घरेलू उद्योगों के लिए 5.9% का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। तो आज ये कंप्लीट हो गई आपकी उत्तर प्रदेश, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाएगा। आप इसको 1 या 2 बार देख लें ताकि आपको रिपीट हो जाए
और आप इसकी PDF लेना चाहते हैं तो कमेंट में आप हमें PDF लिख देना, और तो मैं आपको लिंक भेज दूँगा। आप लिंक से आप इसकी PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर कोई सुझाव है वीडियो अगर आपकी नोट्स में देने के लिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, उस पर अमल किया जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।